नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में जाना था अवलोकन विधि क्या है, उसकी परिभाषाएं, इसके बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे अवलोकन की विशेषताएं और अवलोकन के प्रकार। तो उनमें से हम कुछ प्रकारों को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अवलोकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले अवलोकन में मानव इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण और व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता या अवलोकनकर्ता अपने नाक, कान, वाणी आदि सभी का प्रयोग करता है, आँखों का सभी का प्रयोग करके घटनाओं को देखता है, उनको ऑब्जर्व करता है। तो दूसरी विशेषता हो गई इसके द्वारा, क्योंकि ये तथ्य संग्रहण की प्राथमिक विधि है, इसलिए ये इस विधि की सहायता से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है। फिर दूसरा सूक्ष्म, गहन और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन है। इस विधि के द्वारा जब हम सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं या गहन अध्ययन कर रहे हैं या हम किसी एक उद्देश्य को लेकर के अगर अध्ययन कर रहे हैं, तो उस वक्त ये अध्ययन विधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें जब अध्ययन करता है या अवलोकन करता है, वह स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होता है और उस घटना को खुद अपनी आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, अपने इंद्रियों से महसूस करता है और उसका सूक्ष्म अध्ययन करता है। इसके साथ चौथी विशेषता है कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। इस अध्ययन विधि के अंतर्गत अवलोकनकर्ता जो घटना घटित हो रही है उसके पीछे छिपे हुए जो कारण है, घटना के घटित होने के पीछे जो कारण है, तो उस कार्य कारण संबंधों को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। फिर पांचवी विशेषता है व्यवहारिक और अनुभव आश्रित अध्ययन। तो अवलोकन विधि है, इसकी सहायता से व्यवहारिक और अनुभव आधारित अध्ययनों के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसके द्वारा सामूहिक और विशेष दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अवलोकन के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन काल्पनिक न होकर के व्यवहारिक और अनुभवों पर आश्रित पाया जाता है। इसके बाद में आती है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। देखिए, क्योंकि जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उसमें निष्पक्षता आना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें अवलोकन में अवलोकनकर्ता स्वयं अपनी आंखों से घटनाओं को देखता है, उनको भली भांति उनकी जांच करता है, उनको समझता है, उनको अनुभव करता है और फिर उसे विज्ञान की कसौटी पर कसता है। अतः उसका निष्कर्ष निष्पक्ष और वैज्ञानिक होता है और ये अभिनति से बच जाता है, यानी उसमें कोई भी प्रकार के जो बायस हैं, जो त्रुटि आने की संभावना कम हो जाती है। उसके बाद में आता है विशेषता प्रत्यक्ष अध्ययन, डायरेक्ट स्टडी होती है, क्योंकि अवलोकन विधि की सहायता से अध्ययनकर्ता स्वयं घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उनसे संबंधित लोगों से संपर्क करता है और उससे संबंधित तथ्यों का वह संकलन करता है। तो ये एक अध्ययन की प्रत्यक्ष विधि है। उसके बाद में आता है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करना। जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद में आता है विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन है। श्री जहोदा ने कहा कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं पर विचार पूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है और वह दूसरों की कही या सुनी हुई बातों पर निर्भर नहीं रहता है। इस प्रकार हमने अभी अवलोकन की विशेषताएं जानी। अब हम जानेंगे अवलोकन के प्रकार। कितने प्रकार के अवलोकन हैं? तो जब हम अवलोकन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से तो 3 अवलोकन आते हैं। एक अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन को फिर हम 2 भागों में बांट देते हैं। अनियंत्रित में एक सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। इसके बाद में आता है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन को भी हम घटनाओं के नियंत्रण के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। एक घटना को नियंत्रित करके और दूसरा अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण करके। यानी कि एक तो जो स्थिति है उसको हम नियंत्रित करेंगे, उसके बाद में जो होगा ये दूसरी कंडीशन में हम जो अवलोकन करता है, जो अनुसंधान करता है, उसको नियंत्रित करके हम करेंगे, तो वो नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आता है सामूहिक अवलोकन। तो आज हम जानेंगे अनियंत्रित अवलोकन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसमें जब हम घटनाओं का अध्ययन नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार के अवलोकनों के द्वारा कर सकते हैं। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता
एवं अवलोकित किए जाने वाले समूह दोनों में भी किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं का उनके वास्तविक और स्वाभाविक रूप में ही अध्ययन करता है। वहीं अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार की विशेष संरचना, औपचारिकता एवं नियोजन नहीं होता है। इसके द्वारा साधारण क्रिया होने के कारण गुड्डे होट ने इसे एक साधारण ऑब्जर्वेशन यानी सिंपल ऑब्जर्वेशन भी इसको कहा है। इसी प्रकार जहोदा और कुक ने इसको असंरचित अवलोकन यानी अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी इसको कहा है। अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन ओपन ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। अनौपचारिक ऑब्जर्वेशन यानी कि इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन या फिर अनिर्देशित यानी अनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के नामों से भी इसी अनियंत्रित अवलोकन को जाना जाता है। अब सबसे पहले आता है सहभागी अवलोकन। इसके अंतर्गत यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसके प्रकार है सहभागी, असहभागी और अर्धसहभागी। तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सहभागी अवलोकन। तो सहभागी अवलोकन सर्वप्रथम 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों की कमियों एवं सहभागी अवलोकन की उपयोगिता की ओर लोगों के ध्यान को आकर्षित किया कि किसी घटना का निर्वचन तभी करीब शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य व आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। इस प्रकार उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जिसने घटना में भाग लिया तथा जिसकी इच्छाएं एवं स्वार्थ जिसमें किसी भी रूप में निहित स्वार्थ नहीं है, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से निश्चित ही कहीं अधिक यथार्थ एवं भिन्न होगा, जो सहभागी न होकर के केवल ऊपरी दृष्टा या विवेचनकर्ता के रूप में रहता है। इस प्रकार से सहभागी अवलोकन के अंतर्गत हम मानेंगे कि इसमें अवलोकनकर्ता अवलोकन करने के लिए उस समूह या समुदाय में जाकर के स्वयं उस समुदाय के अंतर्गत रहने लगता है, उस समुदाय का सदस्य बन जाता है, जिसकी सामाजिक घटनाओं का वह अध्ययन करना चाहता है। वह लोगों की दैनिक व अन्य सभी क्रियाओं में भाग लेता है और उनका निरीक्षण करता है। इसमें अवलोकनकर्ता को समूह के लोगों के द्वारा अपना लिया जाता है। जिस समूह का वह अध्ययन करता है, जिसमें वह रहता है, तो उस समूह के लोगों के द्वारा उसे अपना माना जाने लगता है और लोग उसे अपना लेते हैं। वे उसे अपने समुदाय का एक सदस्य मानने लगते हैं और इस प्रकार अध्ययनकर्ता अस्थायी रूप से उस समूह का आंतरिक व्यक्ति बन जाता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि सहभागी अवलोकन की कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं जो कई विद्वानों ने दी हैं। पीवी यंग ने कहा है कि अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता साधारणतया उस समूह के जीवन में रहता है या भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। इस प्रकार से मानते हैं कि एक सफल सहभागी अवलोकनकर्ता के लिए जरूरी हो जाता है कि वह हमेशा अपने अध्ययन समूह के लोगों की भाषा को, उनके रीति रिवाजों को, उनके व्यवहार, उनकी प्रथाएं, उनकी परंपराओं आदि सभी की उसे पूर्ण रूप से जानकारी हो और वह उन लोगों की उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, व्यवहार, प्रथा उनसे बात करे, उनको सीखे, तो उन लोगों को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि ये व्यक्ति उनके समुदाय का नहीं या उस व्यक्ति उनके बीच में ये अलग है। तो वो उसकी बातों को अच्छे से समझ सके, उनके बातों का वह प्रत्युत्तर दे सके, जिससे किसी बात को साधारणतः छिपाते नहीं हैं। सहभागी अनुसंधानकर्ता को वाक्पटुता और व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, उसके वह बोलने की भी एक चतुरता होनी चाहिए, जिससे कि वह अपनी बात को आसानी से दूसरे लोगों को बता सके व उनकी बातों को वो समझ सके। अब आता है सहभागी अवलोकन के हम इसके गुण लाभ देख लेते हैं क्या क्या है। क्योंकि विस्तृत सूचना प्राप्त हो जाती है इससे, क्योंकि ये इसमें हम डीप स्टडी करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तो सूचनाएं अच्छे से प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा इसका लाभ ये है कि ये सूक्ष्म और गहन अध्ययन है। इसी प्रकार तीसरी इसकी विशेषता ये कि इसके द्वारा हम डायरेक्ट अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हम इसमें जब प्राथमिक डाटा का संकलन करते हैं तो डायरेक्टली हम उस समुदाय के अंतर्गत जाते हैं और उससे तथ्यों का संकलन करते हैं। उसके बाद में आता है इसकी विशेषता माने तो इसमें वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सहभागी अवलोकन के द्वारा वास्तविक व्यवहार को
क्योंकि अध्ययनकर्ता उस समुदाय का सदस्य के रूप में रहता है और वो वास्तविक व्यवहार को देखता है, तो उसमें जो एक बनावटीपन है वो नहीं आता है। वास्तविक सूचनाएं इसके अंतर्गत हमें अध्ययन मिलता है। इसके बाद विश्वसनीयता अधिक होती है, क्योंकि जब इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाता है, उनके बीच में रहता है, तो इसमें जो विश्वसनीयता है इस अध्ययन की अधिक पाई जाती है। संग्रहित सूचनाओं की सत्यापनशीलता, क्योंकि इस अध्ययन के में संग्रहित जो सूचनाएं अवलोकनकर्ता ने संग्रहित की हैं उनकी विश्वसनीयता भी अधिक होती है। फिर सरल अध्ययन है, क्योंकि ये अध्ययन की एक सिंपल सरल विधि है। इसमें अध्ययनकर्ता की कुशलता में वृद्धि होती है कि जब वह रहेगा उसका अनुभव में वृद्धि होगी। और इसके लास्ट के पर अगर इसका गुण देखें तो स्वयं अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का एक दर्पण होता है इसमें, क्योंकि वो उस जीवन उसके बीच में रहता है, उनके चीज़ों को समझता है। इन सब गुणों के अतिरिक्त एक जो सहभागी अवलोकन के लिए कुछ और भी हम लाभ मान सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। जैसे इसमें उत्तरदाता की संवेगात्मक स्थिति को सरलता से समझा जा सकता है। अवलोकनकर्ता संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर को भी ज्ञात कर सकता है। इस विधि के माध्यम से अवलोकनकर्ता भावनात्मक और गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण सरलता से कर सकता है। संग्रहित तथ्यों को अंकित करना सरल हो जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता की निगाहें अधिक सूक्ष्म और पैनी हो जाती हैं और इस कम समय में इस विधि के द्वारा अधिक जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।